नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे के दिन की बात करें तो कुछ इतना खास यूपीएससी से रिलेटेड द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं आता। हाँ, पीआरएस या लाइव मिंट की बात करें तो गाइस उससे रिलेटेड जो एडिटोरियल है वो कंपाइल करके हमारी कल की वीडियो में आ जाएगा। बट आज की जो ये वीडियो है, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि आई शुड रिपीट दिस प्रियम्बल। सो गाइस, इसीलिए मैं आज की इस क्लास में प्रियम्बल को डिस्कस करूंगी। सो गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसी के साथ साथ जो भी आपकी द हिंदू की कॉपी पॉलिटी की कॉपी है, आप उस कॉपी में पूरा प्रियम्बल को नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इस लेक्चर को सुनिएगा। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। सबसे पहले बात करें तो गाइस हम लोग इसमें इस वीडियो को कवर कैसे करेंगे, इस पूरे लेक्चर को कैसे देखेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि प्रियम्बल का बैकग्राउंड क्या है, क्या कहा जाता है, प्रियम्बल में है क्या, प्रियम्बल का इंटरप्रिटेशन क्या है और इसी के साथ साथ क्या जजमेंट्स है। दीज आर द थिंग्स व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो गाइस, अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कि 1946 जब उस समय पर बात चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए उस समय पर 9 दिसंबर 1946 में जब सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और जो मेंबर्स थे वो सारे मेंबर फर्स्ट सेशन में इकट्ठे हुए। सो उसके बाद फिर आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946, गाइस नोट डाउन कर लीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। तो एक्चुअल में जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल को प्रियम्बल नाम से एक्चुअल में 13 दिसंबर 1946 में बोला ही नहीं गया था। इसे 13 दिसंबर 1946 में कहा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, सो ऑन 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब हमारे एफकेट के पेपर में क्वेश्चन आया कि प्रियम्बल को सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने पेश किया और किस नाम से पेश किया। तो किस नाम से पेश किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946। ओके, सो हमें पता चल गया कि प्रियम्बल जो वर्ड है, प्रियम्बल को क्या कहा गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, और एक तरह से जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल ऑफ फिलॉसफी का मतलब ये है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है। एसेंस का मतलब है एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप उपासना आईएएस एकेडमी में आते हो, ठीक है, तो आपसे सबसे पहले आई कार्ड चेक होगा। ठीक है, और आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई आप यहाँ के स्टूडेंट हो कि नहीं हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप आई कार्ड दिखाओगे। सेम इसी तरीके से अगर इंडिया की पहचान की बात की जाए तो हमारी इंडिया की पहचान है, दैट इज प्रियम्बल। सो प्रियम्बल इज कॉल्ड एज व्हाट, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज हमारे पेपर में आती है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। So ultimately, the soul of constitution, identity card of constitution, the fundamental of constitution, the essence of constitution, the philosophy of constitution, that all is called as a preamble. ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, now the next thing is we are talking about the preamble. अब हमें समझ में आ गया कि preamble को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। और इसी के साथ साथ इसे कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कल को कोई कॉन्स्टिट्यूशन का देखना चाहता है सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले प्रियम्बल को देखा जाता है। बट नाउ
अब प्रियम्बल की बात आती है तो प्रियम्बल है क्या? ये जो वीडियो है बाइलिंगुअल बन रही है ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे देख सकें, समझ सकें। सो सबसे पहले स्टार्टिंग आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्टिंग कहाँ से है? वी द पीपल। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है वी द पीपल कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो व्हाट वी विल राइट एज अ प्रियम्बल। सो फर्स्ट वर्डिंग देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved constituent India into, ठीक है, मतलब having solemnly resolved constituent India into मतलब इंडिया को क्या बनाना है, into क्या बनाना है इंडिया को ये बनाना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये वर्ड सेम इसी तरीके से सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर आपने इसको आगे पीछे कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो इसका इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट अलग हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो पूरा डेफिनेशन, जो पूरा प्रियम्बल का एसेंस है, वो प्रियम्बल का एसेंस अपने आप में बदल जाएगा। तो इसीलिए आप प्लीज इस सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू, याद रखिएगा, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दोबारा से बोल रही हूँ, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स। ओके, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस याद रखिएगा, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, फिर उसके बाद क्या है? जस्टिस कैसा जस्टिस मिलना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब इसका भी सीक्वेंस ऐसे है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर जस्टिस के बाद है लिबर्टी किसमें? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये याद रखिएगा, हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था कि प्रियम्बल में जो लिबर्टी है, कितनी लिबर्टी लिखी है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो कितनी लिबर्टी हो गई? 5 लिबर्टीज हो गई। ठीक है। इक्वालिटी, अब इक्वालिटी किसकी? इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब इक्वालिटी का मतलब क्या है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सीडीएस का क्वेश्चन है, क्या है उसे अभी हम देख लेंगे। ठीक है। एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल, वह इसे सब में प्रमोट करना। फ्रेटर्निटी में क्या है? एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ओके, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान रहना चाहिए। एंड यूनिटी ऑफ नेशन। अब देखो, एक्चुअल की बात करूं तो यूनिटी ऑफ नेशन लिखा था, परंतु फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर, और ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। ये याद रखिएगा, ये चीज पेपर में आती है। भाई साहब, ये जो प्रियम्बल है इतना इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में आता है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ना पूछे। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। नाउ इतना होने के बाद अब क्या कहता है? इन ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आज इस संविधान सभा में, दिन कौन सा है? 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 जनवरी 1949 में, we do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। हम इसे पारित करते हुए, लागू करते हुए, हम इसे पारित करते हुए अपने आप को संविधान के लिए समर्पित करते हैं। सो गाइस, ये पूरा का पूरा प्रियम्बल है, जिस प्रियम्बल पे हमारा कॉन्स्टिट्यूट, मतलब इस प्रियम्बल, ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरप्रिटेशन देगा तो उस इंटरप्रिटेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखेगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें इतनी चीज क्लियर हो गई है, अब हम इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। सो सबसे पहले वर्ड है वी द पीपल। वी द पीपल का मतलब क्या? हम भारत के लोग। अब ये जो वर्ड है वी, व्हाट डज द वी मीन्स? वी मीन्स हम मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स द पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति जिसके ऊपर सिडिशियस लॉ नहीं है, वह व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोही नहीं है। ठीक है। वी का मतलब है सिटीजन ऑफ इंडिया, मीन्स माई इंटरेस्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज नेशनलिस्ट। देखो, नेशनलिस्ट और सिटीजन, इन दोनों में भी अंतर है। नेशनलिस्ट का मतलब है माई इंटरेस्ट बिलोंग टू माई कंट्री। अब चाहे मैं इस कंट्री में रहूं, चाहे मैं किसी भी कंट्री में रहूं, मैं इंडिया का बुरा नहीं सोच सकती हूँ, आई एम द नेशनलिस्ट। बट अगर मैं यही बात करूं सिटीजन की, सो सिटीजन इज व्हाट?
आई एम अ सिटीजन बट आई हैव अ आई कार्ड, तो सिटीजन होने का मतलब ये नहीं है कि डैट आई एम कंप्लीटली लॉयल विद द कंट्री। यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सिटीजनशिप एज वेल एज नेशनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है सिटीजन, वी का मतलब है नेशनैलिटी। वी डज नॉट मीन एनी द पर्सन हु इज देशद्रोही, द पर्सन हु हैव द सेडिशियस लॉ, और द पर्सन जिसके ऊपर ट्रेटर का है, दैट पर्सन विल नॉट कम अंडर द वी। ओके, अब देखो वी का मतलब समझ में आ गया। अब क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है भारत के लोग। भाई सिंपल सी बात है, ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है? पीपल ऑफ इंडिया के लिए बना, भारत के लोगों के लिए बना है। इसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी कहाँ से? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। भाई सिंपल सी बात है, ये हमारे भारत की पूरी टेरिटरी है, पूरी टेरिटरी के ऊपर सिंपल सी बात है कौन सा लॉ प्रिवेल करता है, मतलब कौन सा लॉ ऐसा है जो पूरी कंट्री को रन करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी किससे मिली है? द पीपल ऑफ इंडिया। ये ब्यूटी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। हैविंग solemnly resolved constituents India into, हम भारत बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्या बनाएंगे? हम भारत को बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सोवरन। हम भारत को बनाएंगे सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। याद रखिएगा इस पूरे को, हम भारत को बनाएंगे सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं सोवरन, हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। क्या मतलब है सोवरन का? गाइस सोवरन का मतलब है, सोवरन मतलब सीधा सीधा मतलब है सोवरन का इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र, मतलब भारत अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में। अब भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री कौन सी है? जम्मू कश्मीर से कन्या, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्टर्न, ये भारत की अपनी पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री है। इसी के साथ साथ नॉटिकल माइल्स का एरिया, 12 नॉटिकल माइल का एरिया कहाँ का? अब ये कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का यहाँ का पार्ट जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है। तो मतलब भारत अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में पूरी तरह से स्वतंत्र है। India is not depend upon any other country for directly or indirectly, और India is sovereign internally और externally, मतलब भारत अपने काम को करने के लिए internally sovereign है, भारत को कहीं से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और externally भी sovereign है। So we can say India is sovereign. India have the political sovereign, India is a social sovereign, ओके, एंड इकोनॉमिक सोवरन। तो भारत अपने तरीके से लीगल सोवरन। ठीक है भाई, लीगल सोवरेंटी का मतलब क्या है? लीगल सोवरेंटी का मतलब है इंडिया कैन रन इट्स ओन कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेट्स अ स्पेशल लीगल सेंटिटी। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सोवरेंटी का मतलब क्लियर हुआ। सो सोवरेंटी मीन्स स्वतंत्रता। इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट within its political boundary internally और externally. So India is भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ओके, अब 2016 मेंस के पेपर में आया था, और जितना मैं बोल रही हूँ ये सारे वनडे कॉम्पिटिटिव पेपर में भी आए हुए हैं क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। सो गाइस, यूपीएससी 16 मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक के एडजेक्टिव्स क्या है? सिंपल सी बात है, रिपब्लिक के एडजेक्टिव्स क्या हुए? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। ओके, हाउ इट डिफरेंट टू द इंडियन सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी में कैसे डिफेंड करता है? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोवरन, सो क्या सिंपल सी बात है कि भारत अपनी बाउंड्री में पूरी तरह स्वतंत्र है। तो सिंपल सी बात है, जब आप सोवरेंटी की बात करते हैं तो क्या पूरी तरह से सोवरन है? भाई सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया भी सोवरन है, इंडिया भी सोवरन है, यूके भी सोवरन है, ऑस्ट्रेलिया भी सोवरन है, पाकिस्तान भी सोवरन है, एवरी कंट्री इज सोवरन, बट स्टिल एवरी कंट्री इज नॉट कंप्लीटली सोवरन। हाउ? कैसे पूरी तरह सारी कंट्रीज सोवरन नहीं है? उसका रीजन ये है बिकॉज ऑल द कंट्रीज बाउंडेड विद द ट्रीटी, द एग्रीमेंट, द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ओके,
that all things of what? The United Nation, okay, UNSC, NPT, CTBT, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं ये कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और जब ये कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो सिंपल सी बात है सोवरेनिटी तो अपने आप पार्शियल हो गई, तो सोवरेनिटी तो अपने आप कम हो गई, ओके। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वो ये नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ही रहे, एक पॉलिटिक रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड हाउ द वेलफेयर ऑफ द पीपल? भाई सिंपल सी बात है, स्टेट चल रहा है बट देयर मस्ट बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, कि भाई लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है ना। भाई सिंपल सी बात है, गांव के भी लोग हैं, स्ट्राटा, स्मॉल स्ट्राटा के भी लोग हैं, हर तरह का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी है जो जिसके पास रोजगार नहीं है, तो क्या किया जाए? तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वेलफेयर स्टेट का, और वेलफेयर स्टेट किससे इंप्लीमेंट होता है? दैट इज बाय द डीपीएसपी। और डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ओके। और सोशलिस्ट को गाइस इस प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। सो गाइस अल्टीमेटली वी कैन से ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग our forefather they thought the dream about the welfare of the state. The welfare of the state can be implemented by the DPSP। और इसी के साथ साथ क्या पूरी तरह स्टेट आपका वेलफेयरिस्टिक हो पाया है? तो सिंपल सी बात है, पूरी तरह से कोई भी चीज नहीं हो सकती है। एब्सोल्यूट इज नथिंग, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो कैसे? आपको याद है 1991 में आपका वाशिंगटन कंसेंसस हुआ था, 1992 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ। एलपीजी रिफॉर्म क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब है लिबरलाइज करो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम हो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होगा तो प्राइवेटाइजेशन होगा, पॉलिसी आसान होगी, प्राइवेटाइजेशन होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, हायर एंड फायर होगा, स्किल मैच करती है तो ठीक है, स्किल मैच नहीं करती तो बाहर, सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटिवनेस नेचर होगा। और ग्लोबलाइजेशन होगा तो आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जो वर्ल्ड की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एलपीजी, तो एलपीजी से कहीं ना कहीं वेलफेयरिस्टिक सोसाइटी डाइल्यूट होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सेकुलर। गाइस सेकुलर की बात करें तो इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सेकुलर इज नॉट रिटन, सो अल्टीमेटली ऑन द 42nd अमेंडमेंट 1976 में ही सेकुलरिज्म वर्ड, सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। बट क्या मतलब है इस सेकुलर का? सेकुलर का मतलब है द स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। When the state has no religion, तो सिंपल सी बात है, आप स्टेट में कोई सा भी धर्म को मानो या ना मानो, आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। अब एक चीज और है, इस राज्य में, राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने या ना माने, व्यक्ति की इच्छा है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, तो कोई जोर जबरदस्ती करके आपको मुस्लिम नहीं बना सकता है। अगर किसी ने जोर जबरदस्ती करी तो उसके लिए भी फंडामेंटल राइट बैठा हुआ है आर्टिकल 26। तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता है कि यू हैव टू प्रोफेस कॉन्साइंस एंड प्रोपोगेट दिस काइंड ऑफ रिलीजन। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है, यू कैन स्यू द पर्सन इनटू द सुप्रीम कोर्ट, ओके। सो वी कैन से कि भाई स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोटेक्ट योर रिलीजन। और इसी के साथ साथ आप भी स्वतंत्र हो, इफ यू वांट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन यू कैन डू, ठीक है, इसका भी प्रोविजन है। तो कहीं ना कहीं अगर सेकुलरिज्म की बात आती है तो सेकुलरिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया कि स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं है, ओके। और नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेकुलराइजेशन में गैस आप अब इसको भी डिफेंड करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई इंडिया इज अ सेकुलर, ठीक है। क्या पूरी तरह से सेकुलराइजेशन है? यू कैन सी द शाह बानो केस, यू कैन सी द बाबरी मस्जिद केस,
So somewhere these things are not completely secularization, there is a dilution of the secularization. Okay, तो these cases आपको पेपर में लिखना होगा. These are the example of that how India defend these things into the contemporary society. Okay, so after the secular there is a democratic. What does the meaning of democracy? भाई डेमोक्रेसी का मतलब हर एक के लिए थोड़ा डिफरेंस है. ठीक है, अब मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग कुछ बच्चे तो ऐसा जवाब देंगे कि मैडम डेमोक्रेसी का मतलब है कि लाइक बचपन में जो पढ़ते थे ना 6th क्लास में कि बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, दिस पीपल, दैट पीपल. तो मैडम जनता के लिए, जनता से, जनता के द्वारा. तो बच्चा तो यही जवाब देगा. बट गैस डेमोक्रेसी की बात करें, हाँ अल्टीमेटली वही मतलब है. बट डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी वर्ड है डेमो और करेटिक. द डेमो मीन्स पीपल, करेटिक मीन्स गवर्नमेंट. The government is made by the people, or over Dr. B.R. Ambedkar said, the democracy means one person, one vote, one person, one vote, one vote, one value. So one person have the one vote and one vote have the one value. ठीक है, एक व्यक्ति एक ही वोट देगा, एक वोट का एक वैल्यू होगा. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो हमारी इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो कैसा है? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है. ओके, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है हमारी भारत की. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द इंडियन डेमोक्रेसी. ओके, सो डेमोक्रेसी में हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा बहुत अच्छे से कि टोटलिटेरियन मोनार्की टाइप का स्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों का राज रहा. इसीलिए इट इज़ completely kept by our constitution makers that state must be a democratic state. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी की भी बात की गई है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. सो गाइस, यहाँ वर्ड मैं बोल रही हूँ सफरेज. ठीक है, सफरेज का मतलब क्या है? सफरेज का मतलब है राइट टू वोट. इट मीन्स भाई पहले जो व्यक्ति था, पहले 21 साल का व्यक्ति वोट देता था. ठीक है, बट 69 अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है. तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है हमारे भारत की टेरिटरी में व्यक्ति महिला है, पुरुष है. ठीक है, हमारे भारत की टेरिटरी में व्यक्ति महिला है, पुरुष है, 18 साल व 18 साल से अधिक है. दे हैव द राइट टू वोट, बट विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, परंतु अपने देश की पॉलिटिकल बाउंड्री में ही. ओके, सो दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज. ओके, और गाइस आज बात करें तो आज डेमोक्रेसी को लेके बार बार बातें आ रही है. जैसे CAA NRC ले लो, वो भी डेमोक्रेसी पे खतरा बताया गया है. 2017 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब मीडिया में फ्रीली बोले थे तो उन्होंने भी कहा था द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी जियोपार्डाइज. उन्होंने भी इस बात को बोला था. तो डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं बार बार ये बात आई है. और गवर्नमेंट डेटा 2019 में गवर्नमेंट डेटा जो था अनएम्प्लॉयमेंट का, उसे छुपाया गया, जिसके कारण IAS ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन भी दिया था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पर जियोपार्डाइज की बात होती है. बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इफ यू गेट द डेमोक्रेसी ऑफ सोशल इकोनॉमिकल देन यू विल गेट ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. अगर आपको सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी मिल गई तो अपने आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल जाएगी. भाई ये क्वेश्चन मेंस के पेपर में भी है. सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हो गई तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल जाएगी. सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी मीन्स? The social democracy automatically means that every person is equal in the society, every person have the right of justice and there should be the wellness in the society. And economic justice का मतलब है कि भाई किसी गरीब का शोषण ना हो.
ठीक है, डेमोक्रेटिक, किसी गरीब का शोषण ना हो, एंड एवरी पर्सन हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडिया। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या भाई, सिंपल सी बात है, रिपब्लिक का मतलब है द स्टेट हैव अ वन हेड एंड दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। तो मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जो हैं वो प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। दिस इज व्हाट द रिपब्लिक डज मीन। ओके, एंड टू सिक्योर इट्स ओन सिटीजन, सभी सिटीजन्स को सिक्योर करना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब गाइस और का इम्पोर्टेंट बात है, ये यहाँ इस सेक्शन से भाई हमारे मेंस के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, इस सेक्शन से हमारे प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, सीडीएस असिस्टेंट कमांडर कई पेपरों में क्वेश्चन आए हैं। बट नाउ द नेक्स्ट इज जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब, अब जस्टिस देखो भाई सेम इसी तरीके से याद रखिएगा, जस्टिस इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, जस्टिस और इक्वालिटी में भी अंतर है। मैं नॉर्मल किसी बच्चे से पूछूं जस्टिस और इक्वालिटी में अंतर क्या, बच्चे करेक्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। जस्टिस का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, हमारे सोसाइटी में बहुत तरह के लोग हैं, पर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी आप कहते हैं कि भाई इसको न्याय मिला है। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे आप मिनिस्टर के बेटे हैं, चाहे आप एक बैगर के बेटे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, द अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। तो भाई यूपीएससी का एग्जाम सबके लिए है, भारत सरकार कहती है ये मेरा सिलेबस है, आप पढ़ लो, आप किसी भी परिवार से हो, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, सो वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, हम सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सो सिंपल सी बात है, सो जस्टिस मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, सोशल जस्टिस, देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन। बट अब इक्वालिटी की बात करें, जो कि मुझे मेन मुद्दा बताना था, तो इक्वालिटी का मतलब क्या भाई, ये दो लोग हैं, ये व्यक्ति ऊपर है, व्यक्ति नीचे है, क्या किया जाए, ये अमीर है, गरीब है, अमीर तो और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। समाज में अगर ऐसा होने लग जाए तो भाई फिर तो सिंपल सी बात है, सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन ही चलता रहेगा। तो अब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, ये रिच पर्सन है, पुअर पर्सन है, व्हाट टू डू, द रिच पर्सन शुड बी गिवन द रिच पर्सन शुड गिव द टैक्स। अब ये पर्सन है और ये पुअर है, ये रिच है, रिच व्यक्ति टैक्स देगा, पुअर को क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। कहीं ना कहीं ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, अब ये मेहनत करेगा तो आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो सो देयर इज अ इक्वालिटी। सो इक्वालिटी डज मीन व्हाट, देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इसके अलावा आप जो अपनी इंटरप्रिटेशन मानते हैं वो इंटरप्रिटेशन अलग है, बट व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेज इक्वालिटी मीन्स द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सी व्हाट आई से, यही तो बोला था मैंने अभी। अपॉर्चुनिटी मीन्स दिस इज द वीकर सेक्शन, सो अपॉर्चुनिटी और सब्सिडी शुड बी गिवन टू द वीकर सेक्शन सो दैट द पर्सन विल बी अपलिफ्टेड। ओके, so this is what the thing, and now the next thing is इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, वही बात है, गरीब अमीर में ज़्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट, इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल जस्टिस। अब बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी देखो कौन कौन सी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। याद रखिएगा 5 तरह की लिबर्टी है। फंडामेंटल राइट में आप फ्रीडम पढ़ते हैं, फ्रीडम और लिबर्टी में भी अंतर है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, लिबर्टी की बात कर रहा है, लिबर्टी स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है। अब लिबर्टी क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, आपकी स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कैसा भी एक्सप्रेशन दे सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर आपको मतलब मान लो सरकार का विरोध भी करना है तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं। भैया आप ब्लॉगिंग्स लिखते हो, ठीक है, सो यू कैन एक्सप्रेस योर थिंग्स। आप पेंटिंग बना रहे हो किसी चीज़ की, वॉट एवर द थिंग्स। ओके, बिलीफ मतलब आपका किसी चीज़ में विश्वास है। फेथ मतलब आप जैसे मान लो रिलीजन से रिलेटेड किसी का फेथ होता है, ठीक है, फेथ है कि भाई जैसे हिंदू धर्म में तिलक लगाया जाता है, डेट इज देयर फेथ।
अब वर्शिप का मतलब होता है उपासना. वर्शिप मीन्स that you can propagate your own religion. So you have the liberty. This is what the written in the constitution or the preamble. Okay. So now the next is equality. Equality क्या बोल रहा है? Equality of status and opportunity. So सिंपल सी बात है, वीकर सेक्शन के व्यक्ति को अवसर दो जिससे वे आगे बढ़े. ओके. एंड टू प्रमोट दम अमंग ऑल, और सबको वो जो इक्वालिटी है सबको मिले, सब तक प्रमोट होनी चाहिए. फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब है सिंपल सा, ये क्वेश्चन हमारे सीएचएसएल के पेपर में भी आया था. फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड. ब्रदरहुड का मतलब क्या है? भाईचारा. ओके. सो फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी रहनी चाहिए एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. और प्रत्येक व्यक्ति को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमारे राष्ट्र की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रहनी चाहिए. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मीन्स द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे भारत में इतनी विविधताएं हैं. देखो आप, जम्मू कश्मीर से कन्या, गुजरात से नॉर्थ ईस्टर्न, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का वेशभूषा, तरह तरह का खाना पीना, तरह तरह का रहना, तरह तरह की बोली, सब कुछ अलग है. बट स्टिल वी आर द वन दैट इज सो कॉल्ड एज इंडियन. Okay, this is the beauty of India. We are unite with the diversity. This is what the integrity. Okay, ये पूरा का पूरा प्रियम्बल है. अब इसके बाद इस पूरे प्रियम्बल के बाद क्या है? इन ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आज ये जो हमारी संविधान सभा है, इस संविधान सभा में दिन इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949. आज संविधान सभा का दिन 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया जाता है, इनैक्ट किया जाता है, और हम सभी सदस्य अपने आप को समर्पित करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एंड गिव टू ओवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि आने वाले भारत में जो नेता होंगे, जो लीडर्स होंगे, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि लीडर से डिसाइड होता है किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व. लीडर से डिसाइड होता है आपका देश कैसे चलेगा. सो लीडर इज एवरीथिंग. अगर आपका लीडर स्ट्रांग है तो आपके देश की तरफ कोई देख भी नहीं सकता है. अगर आपका लीडर स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी आपके देश में आके आपकी सॉवरेंटी पर हमला कर सकता है. That is why ये बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द लीडर मस्ट बी ऑनेस्ट. तो मैं, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं आशा करता हूँ इस भारत को आगे चल के ईमानदार नेता मिलेंगे. ओके. सो इस तरीके से हमारा पूरा प्रियम्बल जो है, ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी एक तरह से आत्मा है, और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है. इस प्रियम्बल के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है. ठीक है. और इवन अगर मैं बात करूँ सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट की केसेस की, तो भाई एक केस हुआ था बेरूबारी केस, जो कि हमारे यूपी पीसीएस के पेपर में आया. दूसरा केस था केशवानंद भारती का केस. अगर बेरूबारी केस की बात करूं, कि बेरूबारी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और उसी के जस्ट रेसिप्रोकल में केशवानंद भारती का केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, अभी तक का हाईएस्ट जजेस का बेंच, 7:6 का रेशो, 13 जजेस का बेंच, केशवानंद भारती का केस. और क्या बोला उस केस के अंदर? प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस बिकम द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. सो गाइस, this particular topic is very important for the prelims, mains or every exam in the territory of India with respect to the GS section. ओके. सो गाइज, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई भी आपके डाउट्स होते हैं प्लीज़ डू कमेंट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.